वो क्या है ना, इंग्लिश में एक कहावत है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। उसको कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसके लिए दो हाथों की जरूरत है। तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकूंगा, मुझे आपका साथ चाहिए। आप अकेले कुछ नहीं कर सकोगे, आपको मेरे साथ की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो इन इफेक्ट्स को हम फील्ड इफेक्ट्स भी कहते हैं। एक और नेम याद रखो, इन इफेक्ट्स को हम फील्ड इफेक्ट्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं, इन इफेक्ट्स को हम फील्ड इफेक्ट्स भी कहते हैं। इन इफेक्ट्स को हम फील्ड इफेक्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हमें डिस्कस करने हैं, इन इफेक्ट्स को हम फील्ड इफेक्ट्स भी कहते हैं। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को यहाँ पे। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। डिस्कस करना है हमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, और टॉपिक इज, जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट्स इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बेसिकली किस चीज को कहते हैं, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। और कौन से टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, कहाँ कहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको यूटिलाइज करेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमारे बॉन्ड में कहीं पे हमारा बॉन्ड होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब हो जाएगा? जब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। फॉर एग्जांपल मेरा बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तब जाके इन इलेक्ट्रॉन्स को, बेसिकली बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी अपनी तरफ ले जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आई? बिकॉज यहाँ पे जो बी एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं इन बॉन्ड। तो किस बॉन्ड में होते हैं? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में। तो ये पाई बॉन्ड में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इफेक्ट होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ, उससे क्या हुआ? उससे यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। मैं आपको पता है, अगर कहीं पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे तो उसको कहते हैं डाइपोल क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हुई, तो यहाँ पे इस बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट हुई। पोलैरिटी मतलब यहाँ पे पोलराइजेशन हो गई, यहाँ पे पोलराइजेशन हो गई, तो यहाँ पे पोलराइजेशन हो गई। तो हम लिखेंगे अब इस इफेक्ट को, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? द इफेक्ट ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द इफेक्ट ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होते हैं फ्रॉम बिटवीन द टू एटम्स अलोंग अ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं। द इफेक्ट ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, so this is called our electron displacement effect। इन इफेक्ट्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इन इफेक्ट को, इस इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आर देयर? तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स जो है, ये कौन से टाइप के होंगे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होगा, इसके कितने टाइप्स होंगे? या तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाएगा, या ये इलेक्ट्रॉन परमानेंटली यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, या ये टेम्परली डिस्प्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ दीज डिफेक्ट्स।
तो हमारे पास सॉरी हमारे पास टू टाइप्स ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होंगे। या तो ये इलेक्ट्रॉन परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाएगा, या तो ये टेम्पररी डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वे आर टू टाइप्स, एक को हम कहेंगे परमानेंट इफेक्ट, एक को हम कहेंगे परमानेंट इफेक्ट, और दूसरे को कहेंगे टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट्स दूसरे को कहेंगे टेम्पररी इफेक्ट्स। अगर परमानेंट इफेक्ट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब आपका पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल NaCl अगर है तो ये पूरा आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड में यहाँ पे परमानेंटली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी परमानेंटली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है वो हम अभी देखेंगे। तो परमानेंट इफेक्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें कुछ टाइप्स आते हैं। इसमें आता है हमारे पास फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट आता है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इसको आई इफेक्ट शॉर्ट में कहते हैं, आई इफेक्ट कहते हैं इसको शॉर्ट में। आई इफेक्ट स्टैंड्स फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। तो नंबर सेकंड हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म, मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इसी चीज को हम बोलते हैं मीजोमेरिक की, थोड़ी सी डिफरेंस है, वो डिफरेंस वहीं पे ओवरकम करेंगे जब इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट। एंड नंबर थर्ड था हमारे पास परमानेंट इफेक्ट में आता है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। दीज थ्री आर परमानेंट इफेक्ट्स। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट इफेक्ट। तो वो तो टेम्परेरी होगा। तो टेम्परेरी इफेक्ट में देखते हैं टाइप्स कितने हैं। एक होता है आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, दिस इज इंडक्टिव, दिस इज इंडक्टोमेरिक। वो एक होता है आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 5 इफेक्ट्स डिस्कस करने हैं, 5 इफेक्ट्स डिस्कस करने हैं इस जीओसी में, जीओसी पार्ट 1 में। 5 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हमें डिस्कस करने हैं। एक डिस्कस करना है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। फिर हम टेम्परेरी इफेक्ट्स में इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। ये इनकी क्लासिफिकेशन है। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वाला इफेक्ट, दैट इज आवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस कंपाउंड, इस इफेक्ट को, इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई। डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर बात क्लियर हुई। तो डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को हम यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट का डिटेल डिस्कस करेंगे, डिस्कशन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे भी आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पहले ही मैंने आपके ग्रुप में इसके नोट्स डाले हैं, इसके नोट्स पहले ही मैंने ग्रुप में डाले हैं। इसके स्क्रीनशॉट्स आप वहां से भी ले सकते हो ना। डिस्कस करते हैं हम पहला वाला इफेक्ट है, दैट्स इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान रखना, यहाँ से अपना दिमाग वॉश अप करके रखना। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। अब पहले लिखेंगे थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, आई इफेक्ट भी इसको कहते हैं। व्हाट्स इंडक्टिव इफेक्ट? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक सेकंड। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है बिटवीन टू एटम्स, दैट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। नाउ व्हाट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन है? बिटवीन टू एटम्स। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा देन दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो इस सिग्मा बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे देन दैट्स कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो थोड़ा सा अगर देखेंगे, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई ग्रुप लगाऊंगा, कोई डिफरेंट ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्स लगाऊंगा, मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट ग्रुप लगाया, दिस ग्रुप इज एक्स। मैं मान के चलता हूँ ये जो एक्स है इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट्स हाई। मतलब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है देन दैट ऑफ कार्बन, तो क्या होगा, ये इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बिटवीन हेलोजन एंड कार्बन, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ये अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे आपकी नेगेटिव चार्ज आएगी, मतलब पोलराइजेशन हो जाएगी। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा।
गॉट इट। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ट्रांसफर होते हैं यहाँ पे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। नाउ दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। नाउ अब ये इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है, इट मूव्स थ्रू द चेन। ये दिस फ्रॉम दिस ग्रुप, जहां पे आपने ग्रुप लगाया, इसे आगे भी बढ़ता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आप इस कार्बन की तरफ मूव करेंगे, तो दिस बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी, एज मतलब ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे 2+ चार्ज आएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहाँ पे del+3 चार्ज आएगी, मतलब यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा डेफिशिएंसी होगी कंपेयर टू हियर, कंपेयर टू हियर। मतलब क्या है, जब भी हम इस ग्रुप से दूर जाते हैं तो आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड कम होता है। यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे कम हुई। मतलब अगर आप अलोंग द चेन जाते हो फ्रॉम दिस डिफरेंट एटम जो आपका अटैच है कार्बन चेन से, तो जो आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, जो आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, दैट डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होता है। तो इससे हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इससे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि जो आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, दैट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ये बात नहीं बोलना, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मींस जितना हम दूर जाएंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उतना इसका मैग्नीट्यूड कम होता है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू कम होता है, उतना इसका मैग्नीट्यूड कम होता है, वैल्यू कम होता है। मतलब इस कार्बन पे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा कंपेयर टू दिस कार्बन, कंपेयर टू दिस कार्बन। एंड एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट जो है, इट इज लॉस्ट आफ्टर 2 or 3 एटम्स। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट जो है, मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट जो है, इट इज लॉस्ट आफ्टर 2 or 3 एटम्स। आफ्टर 2 or 3 एटम्स, मतलब 3 कार्बन एटम्स तक ये इफेक्ट रहेगा, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लॉस होता है। मतलब उसके बाद जो इस वाले ग्रुप का इफेक्ट होगा वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। इट इज लॉस्ट आफ्टर 2 or 3 सच एटम्स, 3 एटम्स, सो इट इज लॉस्ट ओवर हियर। तो यहाँ पे हमने एक बात सीखी, जो आई इफेक्ट है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता है, वो बहुत कम होता है, एंड इट्स कंप्लीटली लॉस्ट आफ्टर 2 or 3 such atoms, इट्स कंप्लीटली लॉस्ट। तो ये बात यहाँ पे हमें याद रखनी है, मतलब इस बात को अंडरस्टैंड करना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो अगर थोड़ा सा लिखेंगे, व्हाट इज दिस इंडक्टिव इफेक्ट, हम लिखेंगे इट्स द पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड caused by the polarization of other bond। इस बॉन्ड की पोलराइजेशन होती है caused by the polarization of other atom। इस एटम से इस बॉन्ड की पोलराइजेशन होती है, तो हम लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ, polarization means polarity create होना, polarization of, it is the polarization of one bond, it is the polarization of one bond caused by the polarization of adjacent bond, caused by the polarization of adjacent group or atom, polarization of adjacent atom or group। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग a chain of atoms when a more electronegative atom is attached to it। मतलब इसका मतलब है it is the transfer of electrons, or more appropriately it is the displacement of electrons, displacement of कौन से electrons? sigma electrons along a chain of carbon atoms, along a carbon chain, नॉट ओनली कार्बन चेन। तो यहाँ पे हम कार्बन की डिस्कस केमिस्ट्री करते हैं, इसलिए मैं लिखूंगा कार्बन चेन। व्हेन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, व्हेन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप इज अटैच्ड टू द चेन, और ग्रुप इज अटैच्ड टू द चेन। क्या ये बात क्लियर हुई? टू दैट चेन, क्या ये बात क्लियर हुई? मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली कार्बन चेन है, इस वाली कार्बन चेन को मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करूंगा या ग्रुप अटैच करूंगा, तो इस ग्रुप की वजह से ये वाले बॉन्ड जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दे विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, इट विल बिकम नेगेटिव चार्ज, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा तो दिस विल बिकम del2+, अब मैग्नीट्यूड और डिक्रीज होगा, दिस विल बिकम del3+। तो ये दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस as we move away from the stereo atom, different atom, electronegative atom other than the carbon chain जो atom है।
नंबर सेकंड डिस्प्लेसमेंट होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पोलराइजेशन होती है ऑफ वन बॉन्ड बिकॉज ऑफ अदर एटम। तो क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? तो मुझे बता एक बात, क्या इंडक्ट इफेक्ट की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हुई? बोर्ड एग्जाम में बस डेफिनेशन आएगी या सिंपल क्वेश्चन आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर हुई। तो नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी एप्लीकेशन देखते हैं। अभी इंडक्ट इफेक्ट को क्लासिफाई पहले करते हैं। इंडक्ट इफेक्ट इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। इंडक्ट इफेक्ट की हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। हम इंडक्टिव रिपीट सर, अरे खुद ही अभी रिपीट हो जाएगा, मतलब टेंशन लेना, मतलब अभी मैं इसको रिपीट भी करूंगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे मेरे पास कोई कार्बन चेन ऑफ एटम्स है, ठीक। यहाँ पे कोई डिफरेंट ग्रुप अटैच है, मतलब फ्लोरीन अटैच। हमें पता है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। तो दिस विल बिकम डेल माइनस, दिस विल बिकम डेल प्लस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जितना हम दूर जाएंगे उतना कम होगा, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल थ्री प्लस। बस इतना मैंने भी पढ़ा है। अब आया जी भी ना समझ में। जो आई इफेक्ट हमारे पास होता है, इस आई इफेक्ट के टू टाइप्स होते हैं। इट्स ऑफ टू टाइप्स। तो वन हमारा होता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो अदर हमारा होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। एक होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट, एक होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। विड्रॉ मीन्स खींचना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। और इसको कभी कहते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट भी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट। और इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को कभी कभी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। दोनों को हम समझेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली इसको शॉर्ट में कहते हैं EWG। अच्छा, ये माइनस आई इफेक्ट आप कौन से ग्रुप शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट वो ग्रुप शो करेंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस आई इफेक्ट इज शोन बाय, माइनस आई इफेक्ट इज शोन बाय, माइनस आई इफेक्ट इज शोन बाय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट इज शोन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन withdrawing groups, electron withdrawing groups, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इन ग्रुप्स को हम शॉर्ट में लिखेंगे EWG ग्रुप्स। याद रखना, बस EWG याद रखो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं पे भी होगा तो वो कौन सा ग्रुप, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस है। अभी देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा। अपनी तरफ कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से। तो मुझे पता फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, कार्बन की 2.5 है। क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय दोज ग्रुप्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, which are electron donating groups। तो अगर आपकी चेन से अटैच है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को शॉर्ट में लिखते हैं EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बस एक बात यहाँ पे याद रखो, आई इफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा माइनस आई, एक होता है हमारा प्लस आई। माइनस आई EWG ग्रुप शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्लस आई EDG ग्रुप शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब ये बात आपको याद रखनी है। आप डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा नोट करिए। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई?
क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? मुझे बता, यहाँ तक बात क्लियर हुई? एक बार बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हुई? नोट करेंगे माइनस आई ग्रुप्स को, उसके बाद नोट करेंगे प्लस आई ग्रुप्स को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो, इसके नोट्स मैंने डाले हैं, वहां से भी ले सकते हो, वहां से भी ले सकते हो। तो लिखते हैं यहाँ पे माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, मेरे साथ साथ लिखना, सो दैट याद भी रहेगा, आधे याद रहेंगे। माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करेंगे, तो यहाँ पे लिखो माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करेंगे। ऑर्डर मैं लिखूंगा यहाँ पे, ऑर्डर मेरे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R4N प्लस R4 R3 होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए मेरे पास R3N प्लस। मैं यहाँ पे n लिखूंगा, n के साथ अटैच एक R है, दूसरा R अटैच है, तीसरा R अटैच है, और यहाँ से एक कार्बन चेन के साथ अटैच है। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे बॉन्ड लिखा, इसका मतलब ये किसी कार्बन चेन से अटैच होगा। आपको पता है नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो जब भी चौथा बॉन्ड बनाएगा ये लोन पेयर से बनाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। मतलब आपको पता है जो नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7। 7 एटॉमिक नंबर मीन इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपके पास नाइट्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड बनाए, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1, दिस इज 1। इसने आर के साथ बनाया। अब लोन पेयर रहता है, तो लोन पेयर यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाता है विद द कार्बन चेन, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड माइनस आई इफेक्ट का सबसे ज्यादा होता है, मतलब इसका पावर ज्यादा है। तो यहाँ पे पावर की बात याद रखो, पावर मतलब मैग्नीट्यूड, इसका पावर ज्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट में, पावर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद NO2 ग्रुप होगा, दिस इज आल्सो माइनस आई ग्रुप, तो इसका पावर भी बहुत अच्छा होता है। यस सर, वेरी गुड। तो हमारे पास NO2 ग्रुप होता है। उसके बाद हमारे पास CN ग्रुप होता है, मतलब NO2 ग्रुप में यहाँ पे एक बॉन्ड बनाऊंगा, मतलब ये अटैच होगा कार्बन चेन से। उसके बाद मेरे पास CN ग्रुप है, ये मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगाता हूँ, इसका पावर ज्यादा है कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस। उसके बाद SO3H, SO3H। उसके बाद SO3H, SO3H भी ना सल्फोनिक एसिड। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो उसके बाद हमारे पास बस ये 2-4 याद रखने हैं। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। ये इजी बात है, हमें पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो ये बात भी हमें यहाँ पता है। उसके बाद OR, OR मतलब OCH3 हो सकता है, OC2H5 हो सकता है। उसके बाद OH, OH भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, OH भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा NH2, NH2 का पावर बहुत कम है, माइनस आई में बहुत कम है। उसके बाद हमारा C6H5 बेंजीन रिंग, C6H5। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, मैंने इसे बड़ा ऑर्डर दिया है नोट्स पे, तो इतना ऑर्डर अगर आपको याद रहता है तो बहुत है, इतना ऑर्डर बहुत है अगर आपको याद रहेगा, इतना ऑर्डर बहुत है। लेकिन जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उन पे मैंने बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्डर भी बनाया है, लेकिन अगर आपको इतना भी ऑर्डर याद रहता है तो ये काफी है, इट इज मतलब मच एनफ, इट इज मच मोर एनफ। उसके बाद देखते हैं प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे, कौन से ग्रुप्स, इन ग्रुप्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स, इन्हीं ग्रुप्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स, इन ग्रुप्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स। नाउ अब क्लियर बात की इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे होगा, तो अब नोट करो आप प्लस आई इफेक्ट, अब नोट करो आप प्लस आई इफेक्ट, इसके बाद नोट करो आप प्लस आई इफेक्ट को, नोट करो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में पहले आपके पास आता है CH2 माइनस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट्स व्हाई प्लस आई इफेक्ट। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट्स व्हाई प्लस। जो इलेक्ट्रॉन देगा दैट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वही हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट इज शोड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये बात आप यहाँ पे नोट करो। सिमिलरली हमारे पास NH2 माइनस है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली हमारे पास O माइनस है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। COO माइनस है, कार्बोक्सिलेट आयन पे नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली हमारे पास
उसके बाद हमारे पास ये वाला कम कार्बन, टर्शियरी कार्बन इसको मैं कहूंगा। अल्काइल ग्रुप सब प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। ये मेरे पास कौन सा कार्बन है? ये टर्शियरी कार्बन है। अगर ये कार्बन चेन से जुड़ा होगा, टर्शियरी कार्बन, इजंट दिस टर्शियरी कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। पहली बार जब पढ़ाया था तो बताया था डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, तो बताया था डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। उसके बाद सेकेंडरी, चलो सेकेंडरी यहाँ पे बनाते हैं। CH3 CH CH3, तो यहाँ पे किसी कार्बन चेन से अटैच होगा, दिस इज सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्काइल जिसको कहते हैं टर्शियरी अल्काइल, और इसको कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल। उसके बाद हमारे पास आएगा प्राइमरी, CH3 CH2 किसी कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन, तो इसको कहेंगे प्राइमरी। तो पहले आपके टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का ज्यादा आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद टर्शियरी का। ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्शियरी का ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो उसके बाद CT3, व्हाट इज CT3? कार्बन बॉन्डेड टू 3, यहाँ पे मैं ऐसे कहूंगा आपसे, हमारे पास CH3 है, हमारे पास CH3 है ना। हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक होता है हमारा प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। मान लो ये हाइड्रोजन 3 मेरे पास ट्राइटियम आइसोटोप के हैं, तो मैं लिखूंगा CT3। मान लो ये ड्यूटेरियम के हैं तो मैं लिखूंगा CD3। मान लो ये हाइड्रोजन के हैं तो मैं लिखूंगा CH3। उसके बाद CT3, उसके बाद CD3, उसके बाद CH3। तो अगर आपको इसका मतलब मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं अभी, व्हाई दिस ऑर्डर, इन तीन में क्यों ये ऑर्डर होता है, पहले CT3 क्यों आता है, तो ये बात भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, ये बात भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। लेकिन दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट, इनका ऑर्डर किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। इनका आई इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर डिपेंड करेगा मास पे, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे डिपेंड करेगा, फिजिक्स में इसकी लॉजिक लगाऊंगा अभी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद, उसके बाद हमारे पास ट्राइटियम आता है, उसके बाद हमारे पास ड्यूटेरियम आता है, उसके बाद हमारे पास प्रोटियम आता है। तो CD3 के बाद हमारे पास आएगा CD3CH3। बस ये वाला ऑर्डर आप याद रखना यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट का ये वाला ऑर्डर आप यहाँ पे याद रखना। प्लस आई ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। क्या यही बात आपको याद रहेगी? माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे? अगर याद भी नहीं रहेंगी, हम इस पे इतने क्वेश्चन करेंगे, ये खुद ब खुद भी याद हो जाएगा। जब हम अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, ये खुद ही याद आ जाएगा आपको, ये खुद ही याद रह जाएगा आपको, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। प्लस आई ग्रुप्स और माइनस आई ग्रुप्स, मैंने अब तक अभी कोई लॉजिक नहीं लगाया, मैं अभी थ्योरी ही पढ़ा रहा हूँ। लॉजिक अभी लगेगा जब क्वेश्चन आएंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? प्लस आई ग्रुप्स क्या होते हैं, माइनस आई ग्रुप्स क्या होते हैं? प्लस आई ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, माइनस आई ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स होते हैं। इनका काम भी कुछ होता है, इनका काम भी कुछ होता है। तो क्या क्या काम इनका होता है वो डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को आप नोट डाउन करो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको अब एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट बताऊंगा, आई इफेक्ट को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, आई इफेक्ट की एप्लीकेशन बताऊंगा, हम कहाँ कहाँ आई इफेक्ट को यूज करेंगे। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई इफेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ हमें जरूरत लगेगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे आप 11th की ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो या 12th की ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आई इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तब मैं जाके आई इफेक्ट की एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा। आशीष का स्क्रीनशॉट हो गया? एक बार बोलो हो गया सर, थोड़ा रिपीट करो। अरे यार, माइनस आई इफेक्ट, ये जो ग्रुप्स हैं ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब कैसे करेंगे वो बात मैं समझाऊंगा आप, अब कैसे करेंगे वो बात मैं आप समझाऊंगा। अमीना आप टेंशन मत लो, अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंसेप्ट पढ़ोगे तो उसमें एप्लीकेशंस पढ़ो। तो मैंने बार बार कहा है जहां कहीं भी एप्लीकेशन होती है दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई एफ की क्या क्या एप्लीकेशन है। इससे हम निकालते हैं एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल,
एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हम निकालते हैं। हमारे पास 2-4 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2-4 एसिड दिए गए हैं, अल्कोहल्स दिए गए हैं, हमें बताना है इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो इस बात की हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। ये हमें एक्सप्लेन करता है बेसिक नेचर ऑफ एमाइन, बेसिक नेचर ऑफ एमाइन, इट एक्सप्लेन्स बेसिक नेचर ऑफ एमाइन। इस चीज को भी हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3, इट एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन्स, आगे पढ़ना है, एंड रेडिकल्स, आगे पढ़ना है। इट एक्सप्लेन्स रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे मैं पहली एप्लीकेशन लूंगा, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। I'll take first application, that is acidic nature of alcohol and carboxylic acid. तो first application जो है A type of application, that is it explains the acidic nature of alcohols and carboxylic acids इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना। तो इससे पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताऊंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एसिड किस चीज को मानोगे और बेस किस चीज को मानोगे। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड की बात करनी होगी ना, एसिड की बात, तो आप हमेशा ये चीज करोगे, जो भी स्पेशी आपका H+ आयन देगा दैट इज एसिड, जो भी स्पेशी H+ एक्वस देगा दैट इज एसिड। मतलब हम एरीन्स एसिड की बात करेंगे, एरीन्स एसिड की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बेस की बात करेंगे तो हम लिविस बेस की बात करेंगे। नाउ व्हाट इज लिविस बेस? जो भी स्पेशी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लिविस बेस इज अ स्पेशी व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड की बात करेंगे, वी विल ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ रिलीज ऑफ H+ आयन, मतलब एरीन्स एसिड की बात करेंगे, या ब्रोनिस्टेड एसिड की बात करेंगे, प्रोटॉन डोनर जो होगा। अगर हम बेस की बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एसिड को ब्रोनिस्टेड कंसेप्ट से डील करेंगे, मतलब कोई भी स्पीशी एसिड होगा अगर वो H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन में देगा, कोई भी सॉल्यूशन बेस होगा अगर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये बात मैंने आपको इक्विलिब्रियम में समझाई है, इजंट इट? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एसिड है H, दिस इज एन एसिड, तो इसको मैं एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा, व्हाट विल इट गिव मी? इट विल गिव मी H+ आयन प्लस A- आयन। नाउ दिस इज एसिड, टेल मी व्हाट इज दिस A-? दिस इज कंजुगेट बेस, isn't it? This is conjugate base, isn't it? This is conjugate base. Now what is acid and its conjugate base? मतलब एसिड है और कंजुगेट बेस है, दे डिफर बाय प्रोटॉन। यहाँ पे प्रोटॉन की डिफरेंस है, यहाँ पे आपका प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है। तो मुझे बता, आपका कब ज्यादा से ज्यादा H+ निकलेगा? जब आपकी कंजुगेट बेस स्टेबल होगी। तो एसिडिक नेचर डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। नाउ देखो, अगर ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगा, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बनेगा। अगर ये ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो मतलब आपका H+ भी ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। अगर H+ ज्यादा से ज्यादा निकलेगा मतलब आपका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। गॉट इट? क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, एरीन्स एसिड और ब्रोनिस्टेड बेस स्टेबल होना चाहिए। अगर ये कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, इफ दिस कंजुगेट बेस इज स्टेबल, अगर ये स्टेबल होगा तो ज्यादा से ज्यादा कंजुगेट बेस बनेगा। अगर ज्यादा बनेगा तब आपका H+ एक्वस भी ज्यादा निकलेगा। अगर H+ एक्वस निकलेगा ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा एसिडिक नेचर कब ज्यादा होगा? एसिडिक नेचर विल इंक्रीज इफ conjugate base is more stable, if conjugate base is more stable, if conjugate base is more stable, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा इफ कंजुगेट बेस इज मोर स्टेबल। आप इसको देख सकते हो फ्रॉम दी प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका ये वाला बेस सब ज्यादा स्ट्रांग है तो मोर ऑफ इट विल बी फॉरवर्ड, आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ज्यादा H+ आयन निकलेगा।
तो मोर स्टेबल होगा। अगर आपका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा तो आपकी कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगी। तो जब भी आपको आएगा कोई क्वेश्चन, 2-4 एग्जांपल्स दी गई हैं, आपको बताना है एसिडिक ऑर्डर, आप उनकी कंजुगेट बेस बनाओ। आप देखो जो कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो बस वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब कैसे देखेंगे कंजुगेट बेस कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ये आई इफेक्ट है में बताएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2 लाइन्स दिखाऊंगा विच आर इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन करो इन लाइन्स को। नंबर फर्स्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब माइनस आई ग्रुप अगर कहीं पे प्रेजेंट होगा, माइनस आई इफेक्ट increases the stability of negative charge is directly proportional to stability of negative charge। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किस पे है, कंजुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज। तो जितना स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। अब नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल ज्यादा होगा, अगर माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब माइनस आई ग्रुप हमारे पास बहुत सारे हैं तो वहां पे कुछ रूल्स लगाएंगे, उनको आगे देखेंगे। माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब इफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसका उल्टा लिखो, माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे लिखना था। अब सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे लिखो, ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना। अगर कहीं पे आपको नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी होगी तो आप माइनस आई इफेक्ट को ढूंढो वहां। अगर कहीं पे आपको पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी होगी तो आप वहां पे पॉजिटिव इफेक्ट को देखोगे, प्लस आई इफेक्ट को देखोगे। तो यहाँ पे लिखो, आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा ना, माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी दिस इज इनवर्स, माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दूसरा पॉइंट लिखो, अगर आपका प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका उल्टा, दो में से एक याद रखो, ये बात याद रखो फिर सारी बातें दिख लेंगी। स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इस चीज को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, इट विल थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर। एंड प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मतलब क्या है, अगर आपके पास नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज है, आपको देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है, माइनस आई इफेक्ट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो अगर आपके पास प्लस आई ग्रुप होगा दैट विल डिक्रीज स्टेबिलिटी। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई? इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, बट ये दो बातें जो हैं ये आपका एसिडिक नेचर सारा एक्सप्लेन करेंगे। एक दो एग्जांपल्स इस पे अभी कराऊंगा, ये दो चीजें आपका एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करेंगे ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव, दिस इज एग्जांपल ए। एग्जांपल बी मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। एग्जांपल 3 मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। नाउ दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो आपको बताना है इन तीनों में सबसे ज्यादा, इन तीनों में आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, यहाँ पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कौन सा ग्रुप अफेक्ट करता है, इसकी स्टेबिलिटी कौन सा ग्रुप बढ़ाता है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखना है ये जो नेक्स्ट कार्बन है इस पॉजिटिव चार्ज से ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा ना। अब कैसे देखेंगे, तो तीनों कार्बन एटम है, अब कैसे देखेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे। बोलो मुझे यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अब मुझे बता परसेंटेज s कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने कहा था आपको, अरे यार मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रो, ओ शिट,
एक बार फिर इस क्वेश्चन को लूंगा मैं यहाँ पे। मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है CH2 सिंगल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। हमें बताना है इन तीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। दिस इज कंपाउंड A, दिस इज कंपाउंड B, दिस इज कंपाउंड C। क्या किसी ने बताया अब तक इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर? हाँ, तो मैंने कहा था आपको इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये पॉजिटिवली चार्जेड स्पेशीज है। अभी मैंने बताया प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप अगर कहीं पे होगा मतलब प्लस आई इफेक्ट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे? हमें देखना है प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा है। तो प्लस आई इफेक्ट कहाँ देखेंगे किस में ज्यादा है? तो इस चीज को देखेंगे, यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है इसलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। sp ट्रिपल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे sp2, सिंगल बॉन्ड पे sp3। तो मुझे बता एस कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर देखेंगे, पढ़ाया था मैंने, sp का ज्यादा है देन दैट ऑफ sp2 देन दैट ऑफ sp3। तो मतलब इस यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कौन सा इफेक्ट होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कम होगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे आपने देखा फ्लोरीन के केस में ज्यादा है माइनस आई देन दैट ऑफ क्लोरीन देन दैट ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पे माइनस आई होगा, यहाँ पे भी माइनस आई होगा, यहाँ पे माइनस आई सबसे कम होगा। यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई सबसे कम। माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पे माइनस आई कम होगा वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो माइनस आई कहाँ पे कम होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो माइनस आई यहाँ पे कम है, जहाँ पे माइनस आई कम पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर बिकम C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। क्या ये बात क्लियर हुई? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड, CBA। सब बच्चे बता ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलेंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। सब बच्चे बोलेंगे कैसे निकाला हमने? हमने निकाला हाइब्रिडाइजेशन से। हमने निकाला हाइब्रिडाइजेशन से। कैसे? इसकी हाइब्रिडाइजेशन एस की है, ग्रेटर द एस कैरेक्टर मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा माइनस आई। तो यहाँ पे माइनस आई कम, यहाँ पे लीस्ट माइनस आई। जहाँ माइनस आई सबसे कम वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? जहाँ पे माइनस आई कम वहां पे प्लस आई ज्यादा। गॉट इट? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ले लूंगा। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ले लूंगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखना है कैसे स्टेबल बनेगा। नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे माइनस आई ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे sp कैरेक्टर है, s का कैरेक्टर 50% है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे माइनस आई कितना होगा? कम होगा बिकॉज यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे माइनस आई लीस्ट होगा बिकॉज यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ग्रेटर द एस कैरेक्टर मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब माइनस आई ज्यादा, तो ये मोर स्टेबल है। ऑर्डर विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। क्या क्लियर बात हुई? क्या बात क्लियर हुई? -1 होगा, यहाँ पे -1 ही होगा ना। देखो यार यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका +1 होगा। वाई? बिकॉज यहाँ +1 मतलब -1 बहुत कम होगा। अच्छा दोनों तरीके से आप समझो, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे कम है। मतलब यहाँ पे अगर +1 है, यहाँ पे +1 उससे कम, यहाँ पे +1 सबसे कम। तो बेसिकली यहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बनती है इसलिए मैंने माइनस की टर्म्स में लिखा। तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हो। क्लियर हुआ शुगुप्ता? आप दोनों तरीके से यहाँ पे सोच सकते हो। क्लियर हुआ शाफिया? क्लियर हुआ? दोनों तरीके से सोच सकते हो। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्या ये बात क्लियर हुई? अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ। अभी मैं आपको बाद में एक रूल बताऊंगा जिससे सारी पूरी कहानी ठीक हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन मत कभी आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन करूंगा मैं यहाँ पे, उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। लेट मी टेक दिस वाला कंसेप्ट। दिस इज साइक्लोप्रोपेन, ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज साइक्लोब्यूटेन, ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज साइक्लोपेंटेन, ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज साइक्लोपेंटेन, ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे 5 कार्बन एटम है, इसलिए इसको वर्ड साइक्लो यूज करते हैं एज प्रीफिक्स। तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी बतानी है। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी बतानी है। देखो यहाँ पे इन केस ऑफ रिंग्स कैसे स्टेबिलिटी बतानी होती है। तो यहाँ पे नोट डाउन करो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस ऑफ रिंग्स, इन केस ऑफ साइक्लिक रिंग्स, इन केस ऑफ साइक्लिक रिंग्स क्या होता है? इन केस ऑफ साइक्लिक रिंग्स, ग्रेटर द रिंग साइज, greater the ring size, more stable is cation on ring, more stable is positive charge, more stable is positive charge। तो इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मुझे बता किसका रिंग साइज ज्यादा है? किसका रिंग साइज ज्यादा है? सर डन, वेरी गुड। तो किसका रिंग साइज ज्यादा है इन तीन में से? इन तीन में से किसका रिंग साइज ज्यादा है? सी का रिंग साइज ज्यादा है, तो सी पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगी। सी पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगी देन बी देन ए। ये मैंने आपको एक जनरल रूल बताया। यहाँ पे एक जनरल रूल बताया। वेरी गुड, एक जनरल रूल बताया ना। देखो इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मेरा ये वाला कंपाउंड है और यहाँ पे कोई बॉन्ड बना है। ये वाला मेरा बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे ये वाला मेरा बॉन्ड एंगल है। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक करूंगा। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे मेरा ये वाला बॉन्ड एंगल है। तो मुझे बता बॉन्ड एंगल कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे कम है। क्या आपको पता है? अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता था? 180। sp2 के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता था? 120। sp3 के केस में कितना होता था? 109। तो क्या आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो? अगर आपका परसेंट एस करेक्टर यहाँ पे कितना है? 50%। यहाँ पे कितना है? 33%। यहाँ पे कितना है? 25%। अगर आपका परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा तो आपका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है। अगर आपका परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होता है तो आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। या एक बार और देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केस ऑफ sp इज मोर देन दैट ऑफ sp2 देन दैट ऑफ sp3। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। नाउ सी, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आपका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। तो आपका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, इजंट इट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी मतलब परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर कम होगा, यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर लीस्ट होगा। जितना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा। उतना ज्यादा क्लोज टू द न्यूक्लियस मतलब उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब माइनस आई इफेक्ट। Minus I effect is directly proportional to the stability. Minus I effect is proportional to the stability of positive charge. Inversely proportional to the stability of positive charge. It's inversely proportional to the stability of positive charge. तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल की टर्म्स में हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली आपको ये रूल याद रखना है। आप ये रूल याद रखो, ये रूल आप याद रखो। इस वाली चीज को मत याद रखो। अभी इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डीएनपी रूल के बाद ये समझ में आएगा ज्यादा। तो इसको आप अभी मत यूज करो जब तक मैं आपको साइक्लोप्रोपेन और एरोमेटिसिटी को मिलाऊंगा, तब तक नहीं। तब तक आप ये वाला रूल लिखो। इन केस ऑफ रिंग्स, ग्रेटर द रिंग साइज, मोर स्टेबल इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात आप याद रखो यहाँ पे। नाउ लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगा। मैं देखूंगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन मुझे देगा।
मेरे पास क्वेश्चन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, इनमें बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल दिस अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। मैंने अल्कोहल में डिग्री ऑफ कार्बन बताया है, OH इज अटैच्ड टू द कार्बन, इस कार्बन की डिग्री 1 है, देयरफॉर ये प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो मैं सेकेंडरी अल्कोहल को लेता हूँ, CH3, C यहाँ पे CH3, यहाँ पे HOH, isn't it the secondary alcohol? Now I'll take tertiary alcohol, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, दिस इज tertiary alcohol। तो मुझे बता इन तीन केसेस में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। और इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो मैं आपको इजी वे बताऊंगा, देख के आप बता सकते हो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, देख के बता सकते हो। तो मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स हैं, वेरी गुड, C इज मोर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, वेरी गुड। तो देखो मैं इस चीज को कैसे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही इजी तरीके से। तो मैंने बताया था अगर कभी आपको 3 स्पेशीज दिए गए हैं या 4 जो भी कंपाउंड दिए हुए हैं, आपको एसिडिक ऑर्डर निकालना है, तो सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाओ। तो बना यहाँ पे कंजुगेट बेस, मतलब H+ निकालो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, CH3, CH2, O-। तो यहाँ पे भी बनाओ, यहाँ पे भी बनाओ, आपका आएगा CH3, सिंगल बॉन्ड C पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे O-। तो यहाँ पे भी आप बनाओ कंजुगेट बेस, CH3, C, CH3, CH3, यहाँ पे O-। Isn't it easy to make a conjugate base? ना अब देखो नेगेटिव चार्ज को कौन सा ग्रुप स्टेबलाइज करता है, plus I affected decreases stability of negative charge, inversely proportional to stability of negative charge, stability of negative charge, isn't it? क्या ये रूल हमने देखा, plus I affected decrease the stability of negative charge, बस खत्म हो गई कहानी। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट इस अल्काइल ग्रुप की वजह से है, एक प्लस आई, मतलब एक ग्रुप से एक प्लस आई। यहाँ पे ये वाला अल्काइल ग्रुप एक है, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है, मतलब प्लस आई बिकॉज ऑफ 2 प्लस आई में यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे इसका अलग प्लस आई, इसका अलग प्लस आई, 3 अल्काइल ग्रुप, 3 ब्रांचेस प्रेजेंट है, 3 प्लस आई। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इसमें है, जिसका प्लस आई ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कम है, तो सी विल बी द लीस्ट स्टेबल, देन बी, देन ए। क्या ये बात क्लियर हुई? जो ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगी उसका एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगी उसका एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, देन ए इज मोर एसिडिक देन बी देन सी। क्या ये बात क्लियर हुई, या एक बार फिर बताऊं? क्या ये बात क्लियर हुई सबको, या एक बार फिर बताऊं? तो दिस इज, ये कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया ये मतलब हार्डली आपको कहीं पे मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? अच्छा रिपीट करो, मैं रिपीट करूंगा एक बार इसको, बिकॉज दिस इज वेरी गुड कंसेप्ट। देखो जब भी हमें देखना होगा एसिडिक नेचर, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी कंजुगेट बेस बनाएंगे। मैंने कहा आपको जितना स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। क्या ये बात मैंने कही आपको, जितना स्टेबल कंजुगेट बेस उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर को अगर हमारे पास प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है, वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है, या स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस को यहाँ पे लिखूंगा डिक्रीज करता है, एसिडिटी को, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है। तो देखो जहां पे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वहां पे एसिडिक नेचर कम होगा, या मैं कहूंगा अगर प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपका प्लस आई ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगी, मतलब यहाँ पे 3 ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इसका पॉजिटिव इफेक्ट जो होगा, प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो कम होगा, मतलब ये कम स्टेबल होगा। अगर ये कम स्टेबल है तो इसका एसिडिक नेचर भी कम होगा, जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे एक ही प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? वैसे क्या बात समझ में आ गई? once more, okay, okay, let me take it once more। तो देखो मैं इसको एक बार फिर आपको क्लियर करना चाहता हूँ।
देखो मेरे पास रूल क्या है, मेरे पास रूल है अगर मेरे पास प्लस आई ग्रुप्स प्रेजेंट हो गए मतलब प्लस आई इफेक्ट होगा, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। मतलब अगर आपका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो उसमें प्लस आई इफेक्ट कम होगा, या जिसमें प्लस आई इफेक्ट कम होगा, प्लस आई इफेक्ट जिसमें कम होगा वो ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बनाएगा, ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बनाएगा। इजंट इट दिस? नाउ एक और बात यहाँ पे सीखो। तो मैंने कहा था आपको अगर आपको एसिडिक नेचर देखना है तो आप क्या करोगे, आप कंजुगेट बेस बनाओ, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो, जो ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगी, जो ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगा मतलब जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर। बस अब हमारे पास तीन अल्कोहल्स हैं, मेरे पास ये वाला अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, मेरे पास ये वाला अल्कोहल है, मेरे पास ये वाला अल्कोहल है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, और मेरे पास ये वाला अल्कोहल है, this is tertiary alcohol. Isn't this primary, secondary, and tertiary? OH is attached to carbon, which is directly attached to only one carbon. This is primary. OH is attached to carbon. This carbon is directly attached to what? OH is attached to carbon. This carbon is directly attached to two other carbon atoms, 1 and 2. OH is attached to carbon. This carbon is directly attached to three other carbon atoms. This is tertiary. अब मुझे देखना है इनका एसिडिक ऑर्डर। मैं क्या करूंगा, मैं इनके कंजुगेट बेस बनाऊंगा। कंजुगेट बेस कैसे बनेगा, जब ये सब H प्लस देंगे, तो इसने H प्लस दे दिया, मेरे पास यहाँ पे O माइनस आ गया। तो सिमिलरली इसने H प्लस दे दिया, मेरे पास यहाँ पे ये वाला कंपाउंड आ गया, O माइनस आ गया। इसने H प्लस दे दिया, मेरे पास यहाँ पे ये वाला कंपाउंड आया, यहाँ पे O माइनस। ना अब देखना है यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, मतलब अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दे शो प्लस आई इफेक्ट। दिस इज ईडीजी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वन चेंज, मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा लेकिन एक ग्रुप का होगा। यहाँ पे दो चेन प्रेजेंट है, इसका भी प्लस आई होगा, इसका भी प्लस आई होगा, प्लस आई होगा बिकॉज ऑफ टू चेन। तो यहाँ पे प्लस आई होगा बिकॉज ऑफ दिस चेन, बिकॉज ऑफ दिस चेन, बिकॉज ऑफ दिस चेन। प्लस आई होगा बिकॉज ऑफ थ्री चेन। तो प्लस आई ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस आई ज्यादा है बिकॉज ऑफ थ्री ग्रुप्स। यहाँ पे प्लस आई कम है, यहाँ पे लीस्ट है। जहां प्लस आई इफेक्ट कम होगा, जहां प्लस आई इफेक्ट कम होगा वहां कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगी। तो प्लस आई इफेक्ट अगर मैं इन तीनों का देखूंगा, प्लस आई इफेक्ट अगर इन तीनों का मैं देखूंगा, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, थर्ड में। तो अगर प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे इसकी कंजुगेट बेस जो है वो लेस स्टेबल होगी देन इसकी कंजुगेट बेस देन इसकी। तो अगर मैं इसका लिखूंगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेस, तो मैं कहूंगा स्टेबल सबसे ज्यादा कंजुगेट बेस किसकी होगी, फर्स्ट वाले की, बिकॉज इसमें प्लस आई इफेक्ट कम है। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अब मैंने बोला जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल है, जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल है उतना एसिडिक नेचर ज्यादा है, therefore A is more acidic than B than C. Now got it? क्या क्लियर हुआ? क्या सब बच्चों को क्लियर हुआ? क्या सब बच्चों को क्लियर हुआ? इससे भी इजी कंसेप्ट बताऊंगा, बट ये वाला कंसेप्ट पूरी ऑर्गेनिक में लगता है इसलिए ये बताया। 12th ऑर्गेनिक में फिर आपको ये वाला पूरा कंसेप्ट लगेगा। गॉट इट? माइनस आई इफेक्ट से भी एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन, आप टेंशन क्यों लेते हो फैसल, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्लस आई से भी एक्सप्लेन करूंगा, माइनस आई से भी एक्सप्लेन करूंगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मेरे पास C(T3) है, मेरे पास C(D3) है, मेरे पास CH3 है। क्या आपको याद है जब मैंने ऑर्डर बनाया मैंने कहा इसका प्लस आई ज्यादा है कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस, दिस इज प्लस आई आर्ट। तो ये मैंने आपको बताया था, दिस इज प्लस आई आर्ट, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, ये मैंने बताया था ना। अब ये ऑर्डर कैसे आया, अब ये ऑर्डर कैसे, क्या आपने हुक्स लॉ पढ़ी है फिजिक्स में? हुक्स लॉ क्या कहता है, म्यू इज इक्वल 1/2 पाई रूट ऑफ के बाई म्यू। के बाई म्यू मतलब यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है, मैं यहाँ पे लिखूंगा के बाई एम। तो अगर आपकी मोलिकुलर मास, अगर आपकी मास ज्यादा है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास, मतलब मैं लिखूंगा म्यू इज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग कहते हैं उसको, हम स्प्रिंग को यहाँ पे बॉन्ड कहते हैं, फिजिक्स में स्प्रिंग कहते हैं, यहाँ पे बॉन्ड कहते हैं। दिस इज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मेरा मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम है। मेरा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब बॉन्ड कम वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी लिखो, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी। वहां पे रबर की बात करोगे, यहाँ पे बॉन्ड की बात करेंगे, ए बी बॉन्ड। तो अगर इस ए बी का म्यू कम होगा तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा, अगर इसका म्यू ज्यादा होगा ज्यादा वाइब्रेट करेगा, अगर म्यू कम होगा तो कम वाइब्रेट, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ये बात क्या आपने फिजिक्स में पढ़ी है, म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो मुझे बताइए, यहाँ ट्राइटियम है T3, यहाँ पे डिटीरियम है D3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? ट्राइटियम का ज्यादा है कंपेयर टू डिटीरियम, कंपेयर टू हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ पे मोलर मॉलिक्यूलर मास आपका 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इजंट इट? ट्राइटियम का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, H11, H12, H13। इसको ट्राइटियम कहते हैं, इसको डिटीरियम कहते हैं, इसको प्रोटियम कहते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ट्राइटियम का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इजंट इट? अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो मुझे बता वाइब्रेशन कितनी होगी, वाइब्रेशन कितनी होगी? अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है वाइब्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी? अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो वाइब्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी? कम, वेरी गुड। तो मैं कहूंगा यहाँ पे मेरा एक बॉन्ड है Ct, एक बॉन्ड है मेरा यहाँ पे Cd, एक बॉन्ड है मेरा यहाँ पे CH। तो इनमें से सबसे ज्यादा वाइब्रेशन किसमें होगी? इनमें से सबसे ज्यादा वाइब्रेशन किसमें होगी? जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इस बॉन्ड में वाइब्रेशन ज्यादा होगी, इस बॉन्ड में कम होगी, इस बॉन्ड में सबसे कम होगी। अगर मैं इस वाइब्रेशन को μ1 लिखूंगा, इसको μ2 लिखूंगा, इसको μ3 लिखूंगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ वाइब्रेशन? μ3 विल बी ग्रेटर देन μ2 विच विल बी ग्रेटर देन μ1। तो कहाँ से लाया मैंने ये? हुक्स लॉ से। कहाँ से लाया मैंने ये? हुक्स लॉ से। क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। क्या ये बात क्लियर है? हुक्स लॉ भी यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हो गया। हुक्स लॉ भी यहाँ पे वो कहता है, वहां पे अगर आपके पास ये रबर है तो आप इस रबर को स्ट्रेच करते हो। ये स्ट्रेचिंग किस पे डिपेंड करती है? एक फोर्स कांस्टेंट के पे और मॉलिक्यूलर मास m पे, मतलब मास ऑफ दिस स्प्रिंग। जितनी ज्यादा मास होगी उतना वो कम वाइब्रेट होगा। ये तो कॉमन सेंस है डेली लाइफ में, जितना ज्यादा आपके मास, आपकी स्प्रिंग का मास जितना ज्यादा होगा तो वो कम वाइब्रेट होकर उसको हम कम स्ट्रेच कर सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है। तो फिजिक्स में हम कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे इस पे। आज इतना है, बस ये क्वेश्चन खत्म करेंगे। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ना, ये क्वेश्चन खत्म करेंगे फिर इतना ही। अब मुझे बता कहाँ पे वाइब्रेशन कम है? यहाँ पे वाइब्रेशन कम है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, ये वाला बॉन्ड जो है ये शॉर्ट होगा। यहाँ पे वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है, ये वाला बॉन्ड लॉन्ग होगा, ये वाला बॉन्ड लॉन्ग होगा, और ये वाला बॉन्ड इंटरमीडिएट इसकी डिस्टेंस होगी। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे है, दैट विल बी मोर क्लोज इन द बॉन्ड, यहाँ पे दूर होगा और यहाँ पे सबसे दूर होगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नजदीक होगी कंपेयर टू हियर, कंपेयर टू हियर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब आई इफेक्ट, आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई ओवर हियर, दैट्स व्हाई ओवर हियर। ये बात आपको यहाँ पे समझनी। क्या ये बात क्लियर हो गई? CT3 में वाई आई इफेक्ट इज मोर, प्लस आई इफेक्ट क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज यहाँ पे आपका जो ट्राइटियम है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेता है फ्रॉम द कार्बन। क्यों ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है फ्रॉम द कार्बन? बिकॉज ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा दूर है इसलिए उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींचता है अपनी तरफ। यहाँ पे बहुत दूर है, हाइड्रोजन उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींचता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा डेल प्लस चार्ज आएगी। दैट्स व्हाई प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? CT3 में ज्यादा आई इफेक्ट होता है देन CD3 देन CH3। बहुत ही एडवांस में क्वेश्चन आया है ये ऑर्डर। तो रीजन क्या है, कहाँ से रीजन है, ये बात मैंने आपको बताई। ये बात आपको कहीं से नहीं मिलेगी इसका आंसर। आज इतना ही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बात आपको क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया, ये बात आपको क्लियर हो गई। वेरी गुड सर, गॉट इट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बात आपको क्लियर होगी। तो जो कल का हमारा लेक्चर होगा ना, कल का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम एग्जांपल्स करेंगे ऑन द बेस ऑफ एसिडिक नेचर बाय यूजिंग DNP रूल। ये रूल आप लिख के रखो, बस हम स्टॉप करेंगे। DNP रूल लिखो,
डीएनपी रूल। अब हम सारे एग्जाम्पल्स में डीएनपी रूल लगाएंगे। हम मतलब जो हमने बेसिक पढ़ा अब तक उसको भूल जाएंगे, अब डीएनपी रूल लगाएंगे। डीएनपी रूल, डीएनपी रूल, बस ये बात आप याद रखना। डी फॉर डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, पहले देखेंगे डिस्टेंस, कितना दूर है हमारा जो एटम प्रेजेंट है या ग्रुप प्रेजेंट है, जो इंडेक्स प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है, वो कितना दूर प्रेजेंट है। पहले हम डिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद नंबर देखेंगे। अगर डिस्टेंस सेम आई तो नंबर देखेंगे, अगर नंबर भी सेम आया तो पावर देखेंगे। मतलब क्या पावर, जो मैंने ऑर्डर दिया था आपको, जो मैंने पहले ही आपको प्लस आई का और माइनस आई का ऑर्डर दिया। तो ये रूल हम कल यूज करेंगे। we'll solve a lot of questions based on this rule। कल हम एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस। हाँ, ये उस चैनल पे आएगा, केम लावर पे आएगा, ये केम लावर चैनल पे आएगा, ये उस चैनल पे आएगा, ये उस चैनल पे आएगा ये। तो डीएनपी रूल को कर डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस पे करेंगे। जो भी अब तक जेई एडवांस में या जेई में अगर लेवल ऊपर होगी, एडवांस की लेवल होगी, तो नीट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मतलब एक लेवल हमारे पास 99 पे ऊपर होंगे, एक हमारी है 10 लेवल पे। अगर हम 99 पे रहेंगे तो 10 लेवल हमारे पास कुछ भी नहीं होगी ना। इसलिए मैं जीओसी को ज्यादा से ज्यादा